Hello students, a very good morning to all of you. Hoping that you are all fit and fine. So from today we are going to start with the chapter of class 8th as force and pressure. So here we are starting with the chapter. तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स एंड प्रेशर। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या होती है और इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, एंड प्रेशर, एंड देन विल डिस्कस कि इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसी कैसी हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर आपका बेस बनाएगा फॉर क्लास 9th एज वेल एज 10th। आपको दोनों ही क्लासेस में इसकी प्रॉपर नॉलेज और भी मिलेगी डिटेल में, लेकिन बेस उसका आज ही आपके लिए बन जाएगा इसका। ऑलराइट, सो भाई सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल push or pull which tends to change the shape, size or state of a body। ये तो हो गई भाई किताबी लैंग्वेज कि फोर्स क्या है। कोई भी हमने बाहर से या तो पुश अप्लाई किया या किसी चीज को खींचा, पुल, विच टेंड्स टू चेंज द शेप, साइज और स्टेट ऑफ द बॉडी। स्टेट का मतलब है कि वो भले रेस्ट पर है बॉडी या मोशन में है। अब इसको हम सिंपली किस तरीके से समझ सकते हैं? भाई शेप और साइज का तो आपके पास सपोज स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को खींचा, आपने क्या अप्लाई किया? पुल, जिसकी वजह से स्प्रिंग क्या हो चुका है? खिंच गया है। सो दैट इज अ फोर्स, जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो गई। शेप और साइज दोनों ही बदल जाते हैं। अच्छा, फिर आपके पास स्प्रिंग ही है, आपने पुश अप्लाई किया तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, शेप भी चेंज हो गई, साइज भी। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, सपोज कि एक टेबल है, टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, आपने पुश अप्लाई किया तो वो चीज मूव करने लग गई, यानी आपने क्या किया? चेंज कर दिया उसका स्टेट ऑफ रेस्ट। अब कोई बॉडी मूव करती आ रही है, सपोज एक साइकिल आपकी तरफ आ रहा, आपने हाथ लगा के साइकिल को रोक दिया, तो आपने क्या अप्लाई किया? पुश। तो पुश अप्लाई करने से वो चीज जो मोशन में है वो क्या हो गई? वो रुक गई। अच्छा, अब पुल लगा के भी रोक सकते हैं। अगर साइकिल चल रहा, आपने पीछे से उसको खींच लिया चलते हुए साइकिल को, तो आपने क्या किया? पुल, तो भी आपने उसकी स्टेट को क्या कर दिया? चेंज। तो भाई फोर्स क्या है? फोर्स इज द एक्सटर्नल पुश और पुल, बाहर से जो आप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी बॉडी की शेप, साइज या उसकी स्टेट बदल रही, उस चीज को हम क्या कहते हैं भाई? फोर्स। दैट इज नोन एज फोर्स। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। ऑलराइट, अच्छा अब बात आई, अब बात करते हैं फोर्स का यूनिट क्या है। व्हाट इज द यूनिट? अच्छा, हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, भाई फोर्स भी तो फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं। सो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसको मेजर बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मेजर कर सकते हैं तो इसके यूनिट्स भी होंगे, बिल्कुल हैं। हमने डिस्कस किया कि फोर्स के यूनिट्स होते हैं या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स दो सिस्टम में हम पढ़ते हैं। एक तो उनके एसआई यूनिट्स जो कि होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स, और एक सीजीएस यूनिट्स। इन दो यूनिट्स में हमें पक्का ही बात करनी होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हमें उसके एसआई यूनिट्स के बारे में भी बात करनी है, सीजीएस के बारे में भी बात करनी है। अच्छा, तो पहले लेट अस टॉक अबाउट एसआई यूनिट्स। हम पहले एसआई यूनिट्स के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई यूनिट्स जो फोर्स के हैं वो क्या है? न्यूटन। फोर्स के एसआई यूनिट आ गए भाई न्यूटन। अच्छा, तो इसके सीजीएस भी होते होंगे कुछ। सीजीएस यूनिट्स क्या है फोर्स के? बिल्कुल, फोर्स के सीजीएस यूनिट्स हैं हमारे पास डाइन्स। फोर्स के जो सीजीएस यूनिट्स हैं वो हमारे पास हैं एज डाइन। अच्छा, हमें यह भी पता है हमें कभी कभी एक यूनिट से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाना पड़ सकता है। जैसे हम 1 मीटर लिखते हैं, 100 सेंटीमीटर है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो ये कन्वर्जन फैक्टर है। उसी तरीके से अगर न्यूटन से डाइन में जाना है तो कैसे जाएंगे भाई? तो याद रखो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 पावर 5 टाइम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 पावर 5 टाइम्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका कन्वर्जन फैक्टर आ गया। सो 1 न्यूटन इज 10 रेज टू द पावर 5 टाइम्स। तो 1 न्यूटन में इक्वल्स टू 10 पावर 5 टाइम्स। ऑलराइट, फोर्स के एसआई यूनिट्स क्या आ गए? न्यूटन। सीजीएस यूनिट्स क्या आ गए भाई? डाइन्स। तो फोर्स के एसआई यूनिट्स न्यूटन और सीजीएस यूनिट्स आ गए डाइन्स। ऑलराइट, अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया कि हम फोर्स लगा के किसी भी चीज की, किसी भी बॉडी की शेप बदल सकते, साइज बदल सकते हैं या स्टेट किसी भी चीज की बदल सकते हैं। लेकिन ये फोर्स अप्लाई करके हम किसी बॉडी को टर्न भी कर सकते हैं। हम कुछ फोर्स अप्लाई करके किसी बॉडी को रोटेट भी कर सकते हैं। सो फोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल मोशन। तो हम किसी बॉडी को रोटेट भी कर सकते हैं यूजिंग दिस फोर्स। रोटेट भी कर सकते हैं हम फोर्स अप्लाई करके। ऑलराइट, इस चीज को, इस फिनोमिना को जिसमें हम फोर्स लगाते हैं, उसकी वजह से वो चीज टर्न करना या वो चीज रोटेट करना शुरू कर देती है। इस चीज को हम बोलते हैं टर्निंग मोमेंट। दिस थिंग इज नोन एज टर्निंग मोमेंट। इसको हम बोलते हैं भाई टर्निंग मोमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है ये, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स। अब भाई फोर्स तो समझ आ ही गई है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, पुश भी हो सकता है, पुल भी। करता वो क्या क्या है? यहां स्टेट बदल सकता है, शेप, साइज, कुछ भी। टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स को हम एक शॉर्ट नाम भी देते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉर्क। दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज टॉर्क। अच्छा, अब टर्निंग मोमेंट है तो हम उसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क है तो उसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं। ये सिंबल भी यूज कर सकते हो, ये सिंबल भी। ऑलराइट, तो हम मोस्टली ये वाला सिंबल यूज करेंगे। दिस सिंबल इज हैविंग इट्स नेम एज टाउ। इस सिंबल को हम नाम देते हैं एज टाउ। ऑलराइट, तो टॉर्क का या T भी बोल सकते हैं टर्निंग मोमेंट। टॉर्क का ये सिंबल है एज टाउ। होता क्या है टर्निंग मोमेंट? भाई देखो, बहुत ध्यान से सुननी ये बात। सपोज ये पॉइंट यहां पर फिक्स्ड है, ये चीज यहां पर फिक्स्ड है। सपोज मैंने ये मार्कर इस जगह पर फिक्स किया हुआ है। अगर मैं यहां से फोर्स लगा दूं, अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊं, ये मार्कर यहां पर फिक्स्ड है, मैंने इस एंड पर फोर्स लगाई, तो क्या ये चीज घूमेगी? बिल्कुल नहीं, ये चीज टूट जाएगी। ये चीज यहां से टूट जाएगी क्योंकि ये क्या है? फिक्स्ड। मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो ये चीज टूट जाएगी, ये चीज यहां से निकल जाएगी। अच्छा, अब दूसरी चीज सुनो। अगर मैंने ये चीज पकड़ी नहीं हुई, ये चीज मैंने सिंपली इसी को इस तरीके से पाइवोट किया हुआ है। सपोज ये मार्कर है, यहां से मैंने होल ड्रिल किया हुआ है और वहां से सिर्फ मैंने इस नेल को पकड़ा है जो कि होल में से पास कर रही, तो ये चीज फिक्स नहीं है, ये चीज अब मूव कर सकती है। भाई ध्यान से समझो, ये चीज फिक्स थी, ये चीज अब मैंने सिर्फ पकड़ी हुई है, फिक्स्ड नहीं है। दिस इज नॉट फिक्स्ड। तो इस पॉइंट को, जिसको हमने सिर्फ पकड़ा हुआ है, फिक्स नहीं किया हुआ, दिस पॉइंट इज नोन एज पाइवोटेड पॉइंट। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पाइवोटेड पॉइंट, कि इस मार्कर में इसे मैंने होल एक ड्रिल कर दिया और मैंने उस चीज को ऐसे लगा दिया। ऑलराइट, दिस इज अ पाइवोटेड पॉइंट। ये क्या हो गया हमारे पास? पाइवोटेड पॉइंट, जहां पर फिक्स्ड नहीं है, बस सिर्फ हमने उसको पकड़ के रखा है। अच्छा, अब मैं अगर यहां पर फोर्स लगा रहा, ध्यान से देखो क्या हो रहा, यहां पर मैं फोर्स लगा रहा तो अब ये घूमने की कोशिश कर रहा? बिल्कुल। दोबारा देखो भाई, यहां से मैंने इसको होल्ड किया, यहां से मैंने फोर्स लगाई, तो क्या ये घूमने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल। यानी कि अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा, ये चीज पाइवोटेड है, यहां पर पाइवोटेड है, यहां पर मैंने फोर्स लगाई तो ये घूमने की कोशिश कर रहा? बिल्कुल। किधर को? इस साइड को। ये इस साइड को घूमने की कोशिश कर रहा। अगर आप इसको देखो कि ये क्लॉक की किस मूवमेंट में है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज घूमने को जा रहा। ये चीज क्लॉकवाइज घूमने को जा रही। बिल्कुल।
हमने फोर्स अप्लाई किया और ये चीज घूमने की कोशिश कर रही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस चीज को हम बोलते हैं दिस इज द टर्निंग मोमेंट, जिसकी वजह से ये टर्न कर रहा, दिस इज टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स लगाई और ये चीज क्या हुई? टर्न करी। तो इस चीज को हम बोल सकते हैं टर्निंग मोमेंट। अच्छा, दोबारा देखो, यहां पर ये फिक्स्ड है, मैंने फोर्स अब नीचे से लगाई तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने की कोशिश कर रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने की कोशिश कर रहा। अच्छा, यानी कि अच्छा इसको बने रहने दो, हम एक और डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर हमने उसको पाइवोटेड किया, अब फोर्स मैंने यहां पर लगाई, अब फोर्स मैंने यहां पर लगाई, तो अब ये ऊपर को जाने की कोशिश कर रहा, यानी अब ये इस तरीके से टर्न होना चाह रहा, इस तरीके से। अब किस डायरेक्शन में जा रहा भाई? ये एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा, या इसको हम बोल सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा, यानी कि अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन बदल देता हूं तो टर्निंग मोमेंट की डायरेक्शन भी बदल जाती है। अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन बदल देता हूं तो टर्निंग मोमेंट की डायरेक्शन भी बदल जाती है, यानी कि ये या तो क्लॉकवाइज मोमेंट में टर्न करेगा या फिर ये टर्न कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो फिनोमेना हो रहा है जब हम फोर्स अप्लाई करते, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स अप्लाई करने से कोई बॉडी क्या कर रही? टर्न। इसको हम बोलते हैं टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा जी, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या है वो सब चीजें अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका पाइवोटेड पॉइंट आ गया भाई, यहां से हमने इसको पकड़ के रखा, यहां पर हमने फोर्स अप्लाई की और ये हमारे पास है डिस्टेंस, ये हमारे पास है डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। तो टर्निंग मोमेंट डिपेंड करती, या टर्निंग मोमेंट का फॉर्मूला सुन लो क्या है? टर्निंग मोमेंट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई ये डिस्टेंस जब भी आपको देखना है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। जब भी आपको ये डिस्टेंस देखना है, आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से? फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स अगर यहां पर लग रही तो आपको इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो देखना। फोर्स अगर यहां पर लग रही तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना। तो फोर्स के परपेंडिकुलर यही वाला डिस्टेंस है, फोर्स के परपेंडिकुलर यही वाला डिस्टेंस है। अच्छा, परपेंडिकुलर तो पता लग गया, ये डिस्टेंस लेना कहां से कहां तक है? ये डिस्टेंस आपको लेना है फ्रॉम, दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू पाइवोटेड पॉइंट, टू पाइवोटेड पॉइंट। जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वहां से लेकर के पाइवोटेड पॉइंट तक आपको ये डिस्टेंस लेना है। भाई दिलो दिमाग में ये चीज ध्यान में रखो, डिस्टेंस कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर। किससे परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर फोर्स से। फोर्स अगर ऐसे लग रही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से होगा, यानी ये वाला डिस्टेंस। शुरू तो यहां से कर रहे हैं, एंड कहां पर जाके करना है? जहां पर ये पाइवोटेड है। तो ये डिस्टेंस लेना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पाइवोटेड पॉइंट। ऑलराइट, चलिए, यानी कि टर्निंग मोमेंट, जिसको हम टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते और टाउ से भी रिप्रेजेंट कर सकते, इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया, टाउ इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अभी आपको थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं अबाउट टू थिंग्स, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। किस क्वांटिटी को हम बोलते हैं कि स्केलर है, किस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर? भाई स्केलर वो क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड।
जो हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा, जो हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता, ऐसी क्वांटिटी क्या है? स्केलर। जो क्वांटिटी हमें मैग्नीट्यूड भी बताती, साथ के साथ हमें डायरेक्शन भी बता रही कि वो कहां जा रहा, वो क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर। ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ वैल्यू बताए, सपोज कि मैं कहूं कि इस बॉडी के पास ये है, इस बॉडी के पास मास है 50 kg, तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी कि उसके पास 50 kg है, डायरेक्शन तो मास की कुछ नहीं है। अब मैं कहूं कि वो बंदा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में जा रहा नॉर्थ की ओर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा, तो नॉर्थ की ओर मतलब आपने डायरेक्शन बता दी और वैल्यू भी यानी मैग्नीट्यूड भी आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो वो चीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और वो डायरेक्शन भी बता रहा है, ऐसी क्वांटिटी वेक्टर। जिसके पास सिर्फ वैल्यू या मैग्नीट्यूड है, वो क्वांटिटी क्या है? स्केलर। ठीक है, अच्छा, ऑलराइट। अब ध्यान से सुनो, वैल्यूज लेते हैं। सपोज मैंने फोर्स अप्लाई कर दी 1 न्यूटन की, डिस्टेंस है यहां पर 1 मीटर, ये वाला डिस्टेंस है 1 मीटर, तो टॉर्क क्या आएगी हमारे पास? टाउ विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई फोर्स क्या है? 1 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर, तो टाउ क्या आ गया? 1 इंटू 1 1। टाउ क्या आ गया? 1 इंटू 1 1। अच्छा, अब हमें इसके पीछे यूनिट्स लिखने हैं, हमें टाउ के यूनिट्स लिखने हैं, तो आइए लिखते हैं टाउ के यूनिट्स। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्टेंस की क्या है? मीटर। भाई फोर्स के क्या है? न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस की क्या है? मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। तो टाउ के एसआई यूनिट्स क्या आ गए? न्यूटन इंटू मीटर। तो यहां पर इसके यूनिट्स लिख दीजिए न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, हमने यूनिट्स लिख दी, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड 1, वैल्यू क्या है? 1, यूनिट क्या आ गया इसका? न्यूटन मीटर। तो टाउ इज 1 न्यूटन मीटर। अच्छा, तो क्या आप इस अरेंजमेंट से सिर्फ वैल्यू निकाल सकते कि आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कि टॉर्क कहां लग रहा, टर्निंग मोमेंट कहां हो रही? क्या इतनी सी डायग्राम से आपको पता चल पाएगा? बिल्कुल। भाई फोर्स अगर नीचे लग रही तो ये किस डायरेक्शन को जा रहा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? ऑब्वियसली ये जा रहा किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो 1 न्यूटन मीटर के साथ साथ हम डायरेक्शन भी लिख सकते हैं इसकी, क्या? क्लॉकवाइज। बिल्कुल लिख सकते हैं। डायग्राम से क्लियर हो तो रहा कि ये कौन सी डायरेक्शन ले रहा? क्लॉकवाइज। तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, 1 आ गई जो वैल्यू, वो उसका मैग्नीट्यूड। क्लॉकवाइज ने क्या बता दिया भाई हमें? डायरेक्शन। क्लॉकवाइज ने हमें क्या बता दिया? डायरेक्शन। यानी कि ये जो टॉर्क है या ये जो टर्निंग मोमेंट है या ये जो टाउ है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, तो ये क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। सो दिस टाउ या टर्निंग मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ऑलराइट, सो इस तरीके से अगर आप इस चीज को समझोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर होंगे आपको इन सभी टॉपिक्स के। ऑलराइट, अच्छा ठीक है। तो अब देखिए ये टर्निंग मोमेंट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से काम आता, ये हमारा टर्निंग मोमेंट। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लें इसको। अभी हमने कहा जो टर्निंग मोमेंट का फॉर्मूला है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टर्निंग मोमेंट क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, अब सपोज करो टर्निंग मोमेंट कांस्टेंट है। टर्निंग मोमेंट कांस्टेंट है। भाई टर्निंग मोमेंट किसी भी एक चीज का कांस्टेंट होता है, ये बात याद रखना। किस तरीके से मैं कह रहा हूं, सपोज हमारे पास एक कोक की बॉटल है, स्प्राइट को, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की हमारे पास बॉटल है, तो एक बच्चा उस चीज को नहीं खोल पाता लेकिन हम खोल पाते हैं। क्यों?
क्योंकि उसका टर्निंग मोमेंट फिक्स है, कितना घुमाना है उसको, कितना जोर लगा के घुमाना है, वो चीज फिक्स्ड है कि उस पर जब इतना टर्निंग मोमेंट लगेगा तभी वो चीज खुल पाएगी, तभी वो चीज खुल पाएगी। तो टर्निंग मोमेंट क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट को हम k से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कोई भी कांस्टेंट है k, इट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, अब फोर्स को हम इधर ले आए, k बाय फोर्स इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई k बाय फोर्स इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने आपको ये चीज समझाई थी, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, अगर दो क्वांटिटीज में सपोज a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, किसी भी दो क्वांटिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, तो जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में बदलते हैं तो हम एक कांस्टेंट k लगा देते हैं और b को एज इट इज रख देते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्टली कांस्टेंट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमारे पास सिंबल पड़ा, तो हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा के क्या लगा देते? इक्वल्स टू, और साथ में एक कांस्टेंट लगा देते k। ऑलराइट। अच्छा, अब इस चीज का रिवर्स सोचो, अगर इक्वल टू के साथ k पड़ा है, अगर इक्वल टू के साथ k पड़ा है तो क्या मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा सकता हूं उनके बीच में? बिल्कुल, इक्वल टू के साथ k पड़ा तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, रिवर्स में भी तो जा सकते हैं। ऑलराइट, इक्वल टू के साथ k पड़ा, इक्वल टू के साथ k पड़ा, तो क्या मैं यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकता? लगाना किस हिसाब से है? इस k को इक्वल टू में इंक्लूड करो और क्या लगा दो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस k को इक्वल टू में इंक्लूड करो और क्या लगा दो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो k हट गया, उसकी जगह पे क्या आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और क्या लगा दिया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना ये बात। भाई ये चीज पड़ी है न्यूमिनेटर में, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1। ये चीज पड़ी है न्यूमिनेटर में, ये चीज पड़ी है किसमें? डिनोमिनेटर में। अगर कोई चीज न्यूमिनेटर में एक साइड पर पड़ी है और दूसरी साइड पर डिनोमिनेटर में, तो उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो जाता है? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई ये चीजों को ध्यान से समझना, इसी से आपका बेस क्लियर होगा। अगर एक साइड पे आपके पास कोई चीज न्यूमिनेटर में पड़ी है और दूसरी साइड पे आपके पास वो चीज डिनोमिनेटर में पड़ी है, तो आप कहोगे ये दोनों किस तरीके से प्रोपोर्शनल हैं? दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किस तरीके से प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। बाय चांस अगर ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता तो ये दोनों क्या थे? तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों क्या थे? ये दोनों थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों क्या थे? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों क्या थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब डायरेक्टली किस तरीके से चेंज करते हैं? भाई ध्यान से दिमाग में लगाओ, ये किस तरीके से चेंज करते हैं? सुनो, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगी, यानी ये दोनों सेम बिहेवियर शो करते अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते। अगर दोनों न्यूमिनेटर के सामने न्यूमिनेटर पड़ा होता तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते और सेम चेंज शो करते, विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फोर्स भी बढ़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों न्यूमिनेटर में नहीं पड़े, एक बंदा न्यूमिनेटर में है, एक बंदा डिनोमिनेटर में है। तो ये किस तरीके की प्रोपोर्शनैलिटी होती है? ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि ये ऑपोजिट बिहेवियर शो करेंगे। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स घट जाएगी, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घट जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं नोट बना के लिख लीजिए। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घट जाएगी, और यही हमारे सभी क्वेश्चंस का आंसर है। इंपॉर्टेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किस तरीके की प्रोपोर्शनैलिटी में है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी चीज को रट्टा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब रिलेशन पता है आपको,
तो ये उल्टा बिहेवियर शो करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। चलिए अब इसके बेसिस पर हम एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, इसी चीज के बेसिस पर। चलिए, तो सपोज कीजिए हमारे पास है डोर हिंज्ड एट अ पॉइंट। हिंज्ड और पाइवोटेड सेम मतलब होता है, पाइवोटेड एट अ पॉइंट। भाई सपोज कीजिए ये हमारे पास एक डोर है, तो आपको पता है इसकी साइड्स यहां पर हिंज्ड हैं, जिसके अबाउट ये घूमता है हमारा दरवाजा। तो हैंडल क्या यहां पर लगाएं, यहां पर लगाएं या बिल्कुल एंड पर लगाएं हैंडल, जिसको हम पुश करके इस दरवाजे को इजीली खोल सकें, इजीली खोल सकें। अब मैंने आपको बताया इसने घूमना वो चीज कांस्टेंट है, इसकी टर्निंग मोमेंट क्या है, कांस्टेंट। टाउ तो इसका कांस्टेंट है भाई, उतनी ही टाउ से घूमना है, यानी कि हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अच्छा, अब मैं चाहता हूं, अब देखो आप एक चीज बना रहे हो तो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि फोर्स कम से कम लगानी पड़े, फोर्स कम से कम लगानी पड़े। अगर आप चाहते हैं कि फोर्स कम से कम लगानी पड़े तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा आपको, इंक्रीज। ये पॉइंट हमारा पाइवोटेड है, ये सारे हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं जहां पर आप लगाना चाह रहे हो। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 और ये वाला डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3। भाई डिस्टेंस हम यहां पर फोर्स लगानी है दरवाजे को खोलने के लिए, तो फोर्स और पाइवोटेड के बीच वाला डिस्टेंस ही तो लेते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आई, गुड। अब बताओ ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है ये वाला कि ये वाला? ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस D3 ज्यादा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम बढ़ा देंगे तो हमें फोर्स कम से कम लगानी पड़ेगी। इसीलिए जो ये हैंडल्स हैं ये डोर के एक साइड पर लगे होते हैं, कहीं इन बिटवीन नहीं लगे होते। अभी आप घर जाके एक एक्टिविटी और भी देख सकते हैं। ये आपके पास गेट है, सपोज यहां पर आपके वो हिंज्ड है, आप पहले फोर्स यहां पर लगा के गेट खोलने की कोशिश कीजिए, फिर फोर्स यहां पर लगा के गेट खोलने की कोशिश कीजिए, फिर एक्सट्रीम पॉइंट पर यहां पर बहुत कम फोर्स से भी गेट खुल जाएगा और यहां से आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा गेट खोलने के लिए, क्योंकि ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कम फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। बस अब मैं और कोई एग्जाम्पल नहीं लूंगा क्योंकि यही सभी का बेस है। कोई भी चीज, कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको नहीं दिक्कत देगा अगर ये चीज आपको क्लियर है। तो ये चीज क्लियर होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। ये चीज क्लियर तो और कोई कॉन्सेप्ट आपका टर्निंग मोमेंट में आपको हिला नहीं सकता। पहली चीज, टाउ कांस्टेंट ही रहता है किसी भी चीज का, उसको खोलने के लिए उतना ही टर्निंग मोमेंट देना पड़ेगा। हम सिर्फ इन दो चीजों को चेंज कर सकते, इसीलिए टर्निंग मोमेंट इन दो चीजों पर ही डिपेंड करता, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, एक फोर्स पर। तो कई बार पूछ लेते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई, फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर है भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा फैक्टर क्या है? फोर्स। ठीक है, बस इन्हीं दो फैक्टर्स पे कौन डिपेंड कर रहा? फैक्टर्स ऑन विच टाउ डिपेंड्स, तो वो सिर्फ इन दो फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता और कोई तीसरा फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर टर्निंग मोमेंट या टाउ डिपेंड करता। ऑलराइट भाई, हमारा हमेशा होगा कि हम चाहते हैं फोर्स का, हम लेजी हैं ऑब्वियसली, ये जो डोर वगैरह है हम चाहते हैं इजीली खुल जाए, तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दो, यानी जहां पर हमने फोर्स लगानी है उसके हैंडल पर वो डिस्टेंस बढ़ा दीजिए। वो डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि टाउ क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिफिकल्टी आएगी आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर न्यूमेरिकल। बस न्यूमेरिकल में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, फोर्स से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। कहां से? जहां से फोर्स लगा रहे हैं वहां से लेकर के आपको डिस्टेंस देखना है टिल दी पाइवोटेड पॉइंट। बस आपका सब कुछ क्या हो जाएगा?
clear. All right, so this was all about the force and the turning moment. All right students, so अब हम सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के देखते हैं and then we'll complete this video. All right, so let us just talk about the two numericals जो कि हमें डिस्कस करने हैं. All right, तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास A mechanic opens a nut by applying a force of 12 न्यूटन. एक मैकेनिक है जो कितना फोर्स अप्लाई करके नट को खोल रहा, 12 न्यूटन. यूजिंग अ स्पैनर ऑफ हैंडल, उसने उसकी लेंथ दी है हमारे पास 0.25 मीटर्स. भाई अगर वो चीज नट खोल रहा है तो वो फोर्स लगा रहा इस आर्म के साथ जिसके साथ वो नट को ओपन कर रहा. तो ये हमारे पास क्या दिया उन्होंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अच्छा, हमें टॉर्क फाइंड आउट करनी है. सो टॉर्क दिस विल बी इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला क्या लगाया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स क्या है भाई हमारे पास 12 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 0.25 मीटर्स. तो हमारे पास क्या आ गया, दिस विल कम आउट टू बी एज 3 न्यूटन मीटर. तो जो हमारे पास टॉर्क या टर्निंग मोमेंट आया वो क्या आया हमारे पास 3 न्यूटन मीटर. भाई यही चीज देखने वाली है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो चीज उन्होंने दी हुई है, फोर्स भी दी हुई है. सिंपल सा फॉर्मूला, टॉर्क विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ऑलराइट, तो ये तो था भाई हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल. चलिए अब हम देख रहे हैं इसी टॉपिक का हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो किस टाइप का है. भाई वो इंपॉर्टेंट है, जो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट किया वो उसी को क्लियर करने में हेल्प करेगा. अच्छा, सो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अ टेक्नीशियन opens a nut by applying a force of 8 Newton using a spanner of length 18 centimeters. भाई ये जो लेंथ है अगेन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब भाई दिक्कत ये है कि ये सेंटीमीटर्स में है, ये न्यूटन में, तो इसको भी हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर्स में. क्या आ गया 18/100 मीटर्स यानी 0.18 मीटर. ठीक है. अच्छा, तो यानी 8 न्यूटन की फोर्स लगाने से ये लेंथ है हमारे पास 18 सेंटीमीटर. तो हमें टॉर्क क्या मिलेगी, टॉर्क मिलेगी 8 इंटू 0.18. इतनी टॉर्क हमें मिलेगी, इतने न्यूटन मीटर की हमें टॉर्क मिलेगी. 8 इंटू 0.18 न्यूटन मीटर की टॉर्क हमें चाहिए. और टॉर्क क्या रहती है भाई, कांस्टेंट. यानी कि हम कुछ भी कर लें हमें टॉर्क इतनी ही लगानी पड़ेगी उसको खोलने के लिए. कुछ भी कर लें टॉर्क हमें इतनी ही लगानी पड़ेगी उसको खोलने के लिए. अच्छा, अब क्या कह रहा, अब वो कह रहा कि अब वो बंदा चाहता कि मैं 8 न्यूटन ना लगाऊं, मैं 6 न्यूटन ही लगाऊं. मैं 8 न्यूटन ना लगाऊं, मैं 6 न्यूटन ही लगाऊं. देन व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर वुड बी यूज्ड. हम कितनी लेंथ लगाएं उस स्पैनर की, या कितने लेंथ का स्पैनर यूज करें ताकि वो चीज 6 न्यूटन से ही खुल जाए. अच्छा, अब ध्यान से सोचो, टॉर्क क्या है, कांस्टेंट. टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो अभी अभी हमने क्या किया, फोर्स इज या 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब वो चाहता क्या है, पहले 8 न्यूटन से चाह रहा था, अब वो चाह रहा विद 6 न्यूटन. यानी उसने फोर्स क्या कर दी भाई, कम. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि क्या चीज सेम रहे, टॉर्क, क्योंकि टॉर्क तो कांस्टेंट ही रहनी है. यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब 18 से ज्यादा आएगा. अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा. ये हमें कॉन्सेप्ट ने ही बता दिया, क्योंकि उसने फोर्स कम कर दी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ना चाहिए. यानी बड़े लेंथ का स्पैनर हमें यूज करना पड़ेगा. चलिए देखते हैं. अच्छा, टॉर्क अगेन क्या होता है, फॉर्मूला इसका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स कितनी लगानी है, अब उसने 6 की 8 नहीं लगानी. तो ये मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ स्पैनर, कि वो कितना डिस्टेंस है जो वो बढ़ाए कि टॉर्क क्या रहे, सेम. टॉर्क नहीं चेंज होनी, हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है कि लेंथ कितनी यूज करें स्पैनर की, वही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो टॉर्क हम यही रख रहे हैं 8 इंटू 0.18. हमने इसको इसीलिए नहीं सॉल्व किया था क्योंकि ये यहां पर सिंप्लीफाई हो सकता है. ऑलराइट, चलिए. सो 6 3 18
8 3s are 24. So it is 0.24 meters is the perpendicular distance. यानी perpendicular distance ही क्या है? length of spanner. भाई 24 मीटर को हम 0.24 मीटर को 24 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल. सो दिस इज द लेंथ ऑफ स्पैनर. अब भाई पहले कितना था लेंथ? 18. अब कितना आ गया? 24. क्या ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं था? बिल्कुल था. फोर्स उसने 8 की जगह घटा दी, 6 कर दी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाना था. पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस था 18 सेंटीमीटर, अब कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर. यानी अब स्पैनर उसको 18 की जगह कितनी लंबाई का लेना पड़ेगा? 24, ताकि इजीली खोल पाएगा, ताकि वो इजीली खोल पाएगा इस चीज को 8 न्यूटन की जगह कम फोर्स लगा के. कितनी? 6 न्यूटन की फोर्स. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. और ये हमने न्यूमेरिकल देखे उसके. बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. In the next video, we'll start with the discussion of the pressure.